जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड एसएससी जीडी। ये जो जीके की सीरीज़ है वो मेनली फोकस करती है एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम को, और सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जीडी का एग्ज़ाम है। तो ये मेनली मैंने एसएससी को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ शुरू की है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, वो प्रश्न है आपके 25 प्रश्न है। तो 25 प्रश्न का अभ्यास करेंगे आज, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बहुत नॉलेज मिले, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा आपको जीके के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया है? पहला प्रश्न कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? दोस्तों बीजापुर जो जगह है ये कर्नाटक में है, और यहाँ पर एक स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन से वंश ने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बीजापुर में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करने वाला वंश था आदिल शाही वंश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों, आदिल शाह वंश। दोस्तों सन 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की गई थी, और इसका संस्थापक कौन सा? यूसुफ आदिल शाह। सन 1498 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आदिल शाह वंश का सबसे प्रमुख स्मारक वो है आपका गोल गुम्बज, जो कि कर्नाटक के बीजापुर में है। ये भी आप याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ये जो यूसुफ आदिल शाह था, इसकी राजधानी बीजापुर थी, ये भी आप याद रखें। और ये एक शिया मुसलमान था। कभी आपसे क्वेश्चन आए कि यूसुफ आदिल शाही ये क्या कौन था? ये शिया मुसलमान था, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। बीजापुर में स्वतंत्र रियासत की स्थापना किसने की थी? वो था आदिल शाह। ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कुतुब शाही वंश ने हैदराबाद पर राज किया है। हैदराबाद पर राज किया था कुतुब शाही वंश ने, और कुतुब मीनार जो बनवाई गई वो कुतुब शाही राजवंश के लोगों ने ही बनवाई थी। उसमें मेनली था आपका कुतुब मीनार का था कुली कुतुब शाह, उसने बनवाई थी। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 27, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों कर्नाटक में एक जगह है, और वो है आपका श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में दक्षिण भारत में एक जैन केंद्र है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों श्रवणबेलगोला जो है ये चंद्रगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कभी क्वेश्चन आए कि जो जैन धर्म का केंद्र है दक्षिण भारत में, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो वो पहाड़ी है चंद्रगिरी की पहाड़ी। और दोस्तों ये पहाड़ी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो जैन धर्म के अनुसार जो मौर्य वंश का शासक था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और फिर क्या हुआ? अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद ये चले गए दक्षिण भारत, और वहाँ पर श्रवणबेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, संलेखना क्या होती है दोस्तों? संलेखना का मतलब है जब आप भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागते हैं, तो संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों श्रवणबेलगोला में 12 सालों में एक त्यौहार भी होता है जिसका नाम है महामस्तक अभिषेक। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि दक्षिण भारत का उस त्यौहार का नाम बताइए जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, तो वह आपका महामस्तक अभिषेक। अच्छा क्या है ये महामस्तक अभिषेक? दोस्तों भगवान गोमतेश्वर की जो पूजा होती है उसका मस्तक अभिषेक किया जाता है 12 सालों में एक बार। तो ये श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, लगभग 60 फीट मानते हैं इसकी ऊंचाई, लगभग बता रहा हूँ। तो इसके लिए एक त्यौहार होता है महामस्तक अभिषेक। तो ये आप याद रखना, महामस्तक अभिषेक कौन से धर्म का त्यौहार है? जैन धर्म के त्यौहार है। और महामस्तक अभिषेक में किसकी पूजा होती है? भगवान गोमतेश्वर की पूजा होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, और जैन धर्म के 24वें और वास्तविक तीर्थंकर वो हैं भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक व 24वां तीर्थंकर माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया मदुरई। दोस्तों मदुरई में एक मंदिर याद है ना, बैगई। मदुरई बैगई नदी के किनारे है, बैगई नदी, और यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है।
कभी क्वेश्चन आए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। और मदुरई वही शहर है जहाँ पे गांधी जी अर्धनग्न हुए थे। ये भी आप याद रखना, गांधी जी अर्धनग्न कहाँ पर हुए थे, मदुरई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो ये आप याद रखना, दक्षिण भारत में जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में है। नेक्स्ट प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, अच्छा इसने कहा है 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू किसके साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो स्वराज पार्टी बनाई थी ये किन लोगों के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी कब बनी, 1 जनवरी 1923 को। और स्वराज पार्टी का मतलब था उस टाइम जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव थे उसमें भाग लेना, और भाग लेने के बाद में एक सक्रिय राजनीति के रूप में मतलब भारतीयों के लिए अच्छे अच्छे काम करना, इसका उद्देश्य था। तो कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1 जनवरी 1923 को। एक थे आपके मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे आपके चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये आप जानना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। ये भी आप याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। क्लियर हुआ। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी, यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए, जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल गुरु किसे माना है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना है। ये भी आप याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये भी आप याद रखना। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा। अच्छा महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, दोस्तों महात्मा की उपाधि दी इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी आप याद रखें। गांधी जी की एक किताब है और इसका नाम है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड ये किसके द्वारा लिखी गई है, दोस्तों पाथवे टू गॉड ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी का एक पत्र भी है, वो है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज है, हरिजन है, यंग इंडिया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हरिजन भी याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, हरिजन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की फोटो वाले नोट आरबीआई ने कब जारी किए थे, 1996 में जारी किए थे। और गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा, भगवत गीता को। भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा है। ये भी आप याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा गया तिलक। दोस्तों तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता हैं और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया है। भारतीय अशांति का जनक, वैलेंटाइन रोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति का जनक। ये भी आप याद रखिएगा। तिलक ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। ये भी आप याद रखना। तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। और तिलक की एक किताब भी है जिसका नाम है गीता रहस्य। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई है। और एक किताब और याद रखना, ओरियन। ओरियन किताब किसके द्वारा लिखी गई, ये भी तिलक के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है दोस्तों। अच्छा तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्वराज पार्टी बनाने के लिए कौन कौन से नेता थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण क्या है, इससे पहले आप इसको भलीभांति समझें। दोस्तों अम्ल वर्षा कैसे होती है, देखो अम्ल वर्षा का मतलब है कि हमारे फैक्ट्री और जो हमारे कारखाने हैं उनसे दो गैसें निकलेंगी जो मेनली अम्ल वर्षा करती हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये जब ऊपर जाएंगी दोनों गैसें तो बादलों में जाके क्या होंगी, जम जाएंगी। जैसे ही वर्षा होती है तो ये इनके साथ में पानी आएगा वर्षा में, और ये पानी के साथ में मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब इनको नमी मिलेगी तो ये नीचे आती हैं। और नाइट्रोजन डाई किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है HNO3 में, मतलब नाइट्रिक अम्ल। और सल्फर डाइऑक्साइड किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दो अम्ल जब सल्फर डाइऑक्साइड और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लों में परिवर्तित होकर धरती पर वर्षा के साथ नीचे आती है तो इसे कहा जाता है एसिड रेन। और एसिड रेन सबसे ज़्यादा देखी जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योग ज़्यादा विकसित होता है। ये भी आप याद रखना। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है दोस्तों,
अम्ल वर्षा का कारण है वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब गैसें बादलों के साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो ये बरसात के साथ पृथ्वी पर नीचे आती हैं और इसी से क्या होती है, हमारी अम्ल वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये भी आप याद रखना। कौन से अम्ल आते हैं, तो दो अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल आता है साथ में और एक आता है नाइट्रिक अम्ल, दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अम्ल वर्षा से क्या नुकसान है, अम्ल वर्षा से नुकसान है पेड़ पौधों की वृद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है, इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप माने ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है तो संगमरमर पीला हो जाता है उससे, तो कई सारे नुकसान इसमें देखे जाते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ वर्षा की घटना वायुमंडल की कौन सी परत में देखी जाती है, दोस्तों बरसात जो होती है ये क्षोमंडल में होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोहाइट क्या है, आइसोहाइट, दोस्तों आइसोहाइट का मतलब है मानचित्र पर वे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा ये तो हो गया वर्षा के बारे में। एक बिंदु और याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा या दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है, मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ पर है, ये चेरापूंजी में, मेघालय में, तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड इसको गला घोटने वाली गैस भी कहा जाता है और हमारे ब्लड में लगभग 200 से 300 टाइम जो सबसे जल्दी घुलती है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब हमारे ब्लड में 200 से 300 गुना तेज़ी से घुलने वाली हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये दम घोटने का काम भी करती है। क्यों, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो जाती है और उसके साथ में मेथॉक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है जिससे हमारी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। देखो क्या होगा यदि हीमोग्लोबिन में मेथॉक्सी हीमोग्लोबिन बना तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा और ऑक्सीजन का प्रवाह रुका तो हमारी कोशिकाएं मरने लगेंगी और कोशिकाएं मरी तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं दोस्तों ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आप याद रखना। और पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही अवशोषित करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अम्ल वर्षा होने का कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है, दोस्तों हमें बताना है सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है। तो सुंडा खाई ये कहाँ पर मिलेगी, दोस्तों सुंडा खाई मिलेगी आपको हिंद महासागर में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों सुंडा ट्रेंच को ही जावा ट्रेंच कहा जाता है, जावा ट्रेंच ये इसी का दूसरा नाम है। और सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, यह है आपकी 7,724 मीटर, इतना गहरा है ये और ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु भी है। आपको एक मैप दिखाता हूँ दोस्तों, इसका मैप लगाना मैं भूल गया हूँ, अभी आप याद रखना सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर दुनिया का कौन से नंबर का महासागर है मतलब एरिया में, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है, ये भी आप याद रखना। और पृथ्वी पर कुल पानी है उसका 20% पानी अकेले हिंद महासागर में मिलता है आपका। अभी क्वेश्चन आए तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों जो हिंद महासागर है ना इसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर बनती है, रिंग्स ऑफ फायर ये कहाँ बनती है दोस्तों, प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर बनती है। रिंग्स ऑफ फायर क्या है, ये ज्वालामुखी की एक सीरीज है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। और सुंडा ट्रेंच ये सुमात्रा द्वीप के समांतर है। कभी क्वेश्चन आए कि सुंडा ट्रेंच कौन से द्वीप के समांतर है, सुमात्रा द्वीप के समांतर फैली हुई है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव सेल है, दोस्तों जैव सेल का मतलब क्या है, जैव सेल का मतलब है जो चीज़ें सड़कर गलकर अब एक परत के रूप में बन चुकी हैं, चट्टान का रूप ले चुकी हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कोयला एक जैविक सेल है, ये आप याद रखना। कोयला इसको हम किस में मानते हैं, जैविक सेल। और कोयला कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, सेडिमेंट्री रॉक से, मतलब अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है, ये भी आप याद रखना। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से। दोस्तों अगर मैं बात करूं कोयले के बारे में तो कोयले की 4 किस्में होती हैं, A, B, L, P।
ये आप याद रखना। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला। सबसे अच्छी क्वालिटी कोयले की है आपकी वो है एंथ्रासाइट, और जो बिटुमिनस है ये सामान्य किस्म का कोयला है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था, ये भी आप याद रखना। और भारत में झरिया और रानीगंज जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, झरिया झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तो ये दोनों कोयला उद्योग क्षेत्र है, कोयला निकाला जाता है यहाँ से, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है संगमरमर। दोस्तों संगमरमर जो होता है ये मेटामॉर्फिक होता है आपका, मेटामॉर्फिक, और ये ग्रेनाइट ये इग्नियस होता है, ग्रेनाइज इग्नियस होता है, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलॉजी क्या है, दोस्तों पेट्रोलॉजी होता है चट्टानों का अध्ययन, पेट्रोलॉजी क्या है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखें। तो कोयला क्या है, एक जैविक सेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, दोस्तों तारे जो होते हैं इनका रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब होगा तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, देखो यदि तारे का पृष्ठ तापमान अपेक्षा कम होगा तो तारे लाल रंग के होते हैं, जबकि उच्च तापमान वाले तारे सफ़ेद रंग के होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि तारों में जो ऊर्जा होती है इसका कारण क्या है, दोस्तों तारों में ऊर्जा बनने का कारण है और वो है नाभिकीय संलयन। तारे जो ऊर्जा अपनी बनाए रखते हैं उसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन इसका कारण है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा माना जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, अर्सा मेजर क्या है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मिलेगा आपको अर्सा मेजर, ये क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे जरूर लिख के बताना कि अर्सा मेजर क्या है, तारों से संबंधित है ये, तो अर्सा मेजर मुझे बताना है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है दूरी, दोस्तों दूरी का एक मात्रक याद रखना, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर कितना 9.46 इंटू 10⁻15 15 किलोमीटर, ये भी आप याद रखना। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 किलोमीटर होते हैं, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी ये मीटर है सर, यहाँ पे मीटर कर लीजिए आप इसको, 10⁻15 मीटर होते हैं। तो तारों का रंग किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है तापमान पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं, दोस्तों दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसका नाम था 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, 1985, और इसके द्वारा हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी संविधान में, और 10वीं अनुसूची कहती है कि दल बदल के आधार पर किसी भी जो संसद सदस्य है या किसी विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। तो दल बदल के लिए कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, कब जोड़ी गई थी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आपको बताना है, यदि दल बदल का आधार हो तो किसी संसद सदस्य की सदस्यता कौन रद्द करता है, ये मुझे कमेंट में बताना है आपको। दल बदल के आधार पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता या योग्यता का निर्धारण कौन करता है, ये बताना है आपको। आपके लिए प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, कौन कौन सी है, एक सेंटर है, स्टेट है और एक कंकरेंट है। मतलब भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो 7वीं अनुसूची है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। अच्छा 9वीं अनुसूची लिखा गया है दोस्तों, 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार, ये भी आप याद रखना, ये भूमि सुधार का उल्लेख करती है 9वीं अनुसूची। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। पहला कथन है ये सकारात्मक होते हैं, बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं, ये सही है।
इन्हें नैतिक शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है दोस्तों, इनको नैतिक शक्ति प्राप्त होती है। और ऑप्शन क्या है, तीसरा कथन क्या था, ये असीमित है, तो ये भी सही है आपका। इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, तो यही कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी हमने कौन से भाग में रखे संविधान के, संविधान का भाग 4 ये डीपीएसपी का उल्लेख करता है, और भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है, ये भी आप याद रखना। आर्टिकल 36 ये राज्य की परिभाषा बताता है, और आर्टिकल 51 ये विदेश नीति से संबंधित है भारत की, और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात भी ये करता है। दोस्तों डीपीएसपी का मतलब उद्देश्य क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। जो डीपीएसपी या राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित है, ये भी आप याद रखना। वेलफेयर ऑफ द स्टेट ये डीपीएसपी का मतलब मोटो है, उद्देश्य है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो डीपीएसपी सकारात्मक होते हैं, नैतिकता का भाव इसमें देखा जाता है, समाज का कल्याण करना इनका उद्देश्य होता है, तो ये सारे बिंदु आप याद रखें, इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है। दोस्तों फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज अदायगी कहलाता है, उपादान अदायगी। कौन सा, उपादान अदायगी, ऑप्शन बी, ये आप याद रखना, उपादान अदायगी कहा जाता है। अच्छा, इसे फैक्टर पेमेंट भी कहा जाता है, कभी क्वेश्चन आए कि उपादान अदायगी का दूसरा नाम क्या है, फैक्टर पेमेंट। अच्छा, क्या होता है इसमें, इसके अंतर्गत मजदूरी है, किराया है, या आपका ब्याज है, लाभ जैसे दुर्लभ संसाधनों की सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाए। चलिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया बैंक। दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं आज के टाइम, तो आज की जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है 12, याद रखना। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, कर सुधार सरकार की कराधान व सार्वजनिक व्यय की नीतियों पर सुधार से संबंधित है, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जो कर सुधार के बारे में बात करती है, टैक्सेशन के बारे में बात करती है, इन एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बात करती है। दोस्तों सरकार की वो नीति जो सरकार के आय व्यय का उल्लेख करती है वो होती है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन डी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ये आप याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत बजट है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है, राजकोषीय घाटे को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों राजकोषीय नीति का उद्देश्य है भारत में आर्थिक विकास को बल देना, ये आप याद रखना, पूछा जाता है कि भारत में जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास को बल देना राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है, ये भी आप याद रखें। और भारत में राजकोषीय नीति कौन सा मंत्रालय बनाता है, वित्त मंत्रालय, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक मौद्रिक नीति भी होती है, और मौद्रिक नीति कौन बनाता है, दोस्तों मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। कभी क्वेश्चन आए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो दोस्तों मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सरकार की वह नीति जो सरकार के बीएसए कराधान से संबंधित है उसे कहा जाता है राजकोषीय नीति, ऑप्शन डी। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है। दोस्तों अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक गणना के लिए जो आधार वित्त वर्ष है वो है 2011-12, ऑप्शन बी 2011-12 इसका आधार वर्ष माना गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों आपको अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है, दोस्तों ये हमारा जो सांख्यिकी मंत्रालय है ये जारी करता है, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया औद्योगिक, क्या आपको पता है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, भारत में पहली इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी, भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई, 1948। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? याद ना, ग्रंथि पूछा इन्होंने, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो है आपके दोस्तों लीवर, ऑप्शन बी यकृत। यकृत या लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों जो लीवर होता है ना, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर कौन से अंग में होती है? तो सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर वो लीवर में होते हैं। रीजनरेटिव का मतलब है यदि इसकी सेल डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी जिस अंग में हमारी सेल बनेंगी वो लीवर ही होता है। लीवर यूरिया का संश्लेषण करता है, ये भी आप याद रखना। और लीवर में पित्तरस निकलता है, पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है ये। और हमारे शरीर में या हमारे भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थों को लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद में ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है संक्रमण के दौरान। जब इन्फेक्शन फैलेगा तो विटामिन ए लीवर में बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा थायराइड ग्रंथि। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, दोस्तों अगर छोटी पूछा जाए तो वह पीनियल ग्रंथि। मानव की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों अग्नाशय पैनक्रियाज। दोस्तों अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। कभी क्वेश्चन आए कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। और ये बीटा सेल होती है लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट, मतलब आइसोलेट जो होती है लैंगरहैंस की, वहाँ से निकलता है इंसुलिन। कौन सी सेल से? बीटा सेल से। पीयूष ग्रंथि लिखा गया है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये मस्तिष्क में होती है, मास्टर ग्रंथि से कहा जाता है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसी से निकलता है, वृद्धि हार्मोन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपकी लीवर, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों लोहे में जंग लगना, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में नमी और ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। जब लोह धातु नमी युक्त ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो लोहे पर एक भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे जो लोहा होता है उसका कोरिजन होने लगता है। कोरिजन होने का मतलब है कि लोहा खोखला हो जाएगा लेकिन उसका भार बढ़ने लगता है। तो ये आप याद रखना, मतलब लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। यहाँ आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, ये आयरन है, आयरन के लिए ऑक्सीजन और नमी मतलब वाटर, इन दोनों के संपर्क में आके आयरन में एक फेरिक ऑक्साइड मतलब हाइड्रेट ऑक्साइड की एक परत जमेगी और यही क्या है आपकी रस्ट होती है। और ये सारी प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ये भी आप याद रखना कि लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ये भी आप याद रखेगा। चलिए प्रश्न क्यों लौटते हैं। तो लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु का लेपन किया जाता है? जिंक, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है और इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कौन सी तरंगों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? ऊष्मीय तरंगों का मतलब है कि जो चीज़ को गर्म करती हो। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी तरंगें ऐसी हैं जो गर्म करती हैं वायुमंडल को, वो है आपका अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगें या इंफ्रारेड रेज ऊष्मीय तरंगों के रूप में जानी जाती हैं। ये तरंगें जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं, ये भी आप याद रखना। और जो अवरक्त तरंगें हैं ना, अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी? हर्शेल के द्वारा की गई थी। हर्शेल के द्वारा अवरक्त तरंगों की खोज की गई। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोहरे में फोटोग्राफी करने में या रोगियों की सिकाई करने में, जो कैंसर के रोगी होते हैं ना, उनकी सिकाई करने में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कोहरे में फोटोग्राफी करने में और रोगियों की सिकाई करने में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऊष्मीय तरंग होती है अवरक्त तरंगें। एक्स किरणें, दोस्तों एक्स किरणों की खोज की थी रोंजन ने। एक्स किरणों की खोज रोंजन के द्वारा की गई थी। इनका प्रयोग मेडिकल में किया जाता है, मतलब चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा प्रकाश तरंगें, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश तरंगों की गति कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश तरंगों की गति होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? दोस्तों जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है
इसको कहा जाता है बिंदु स्राव, ऑप्शन बी बिंदु स्राव इसको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों बिंदु स्राव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बर्गर स्टीन ने। बर्गर स्टीन ने सबसे पहली बार बताया बिंदु स्राव के बारे में। और बिंदु स्राव क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा जब प्रातःकाल में आपने पौधों की पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदें देखी होंगी पानी की, वो पानी जिस क्रिया के द्वारा निकला वो बिंदु स्राव होता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो जाइलम वाहिकाओं में जब दाब बढ़ता है तो इसके कारण जो पानी होता है वो पौधों के रंध्रों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया बिंदु स्राव कहलाती है। क्लियर हुआ? ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों की पत्तियों में, मान लीजिए ये कोई पत्ती है, मैं एक पत्ती बना दूं, ये एक पत्ती है, ये पत्ती है एक, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, सूक्ष्म छिद्र। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, ये आप याद रखना। और ये जो जल की हानि होती है वो स्टोमेटा के माध्यम से ही होती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, विश्व जल दिवस कब होता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? दोस्तों कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि क्वेश्चन पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो है मैलिक अम्ल, याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। और एक चाय वाला, चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। ये भी आपसे याद पूछा जाए तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। एल्कोहल, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति दारू पीता है या शराब पीता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? दारू पीने से या शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम है हमारी बॉडी के को पोस्चर करना, मतलब हम आप सीधे खड़े होते हैं, हम सीधे चलते हैं, तो वो जो पोस्चरिंग करता है वो सेरिबेलम करता है। तो शराब पीने से सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति होता है कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब वो झूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम निष्क्रिय हो चुका, उसने काम करना बंद कर दिया। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कपड़ों की बात हो रही है ना, तो आपको एक योजना याद रखनी है, PM मित्र, भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मित्र, और ये भारत में कॉटन उद्योग से संबंधित है, कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, पेट्रोल लिखा गया है, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि काला सोना किसे कहा गया है? दोस्तों पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है, और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? दोस्तों भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर जो माना गया वो है आपका 40 से 45 डेसिबल, 40 से 45 डेसिबल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती है, ये भी आप याद रखना। डेसिबल क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। और मानव का कान जिस आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुनता हुआ है 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मानव का कान आराम से सुन सकता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, याद रखना, ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। द्विबीजपत्री में परागकण में होते हैं। दोस्तों जो द्विबीजपत्री मतलब डाइकोट होते हैं, डाइकोट में परागण में क्या होता है तो ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो डाइकोट होते हैं इसमें 3 जनन छिद्र होते हैं, ऑप्शन डी 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये आप याद रखें। दोस्तों जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं ये एंजियोस्पर्म में आते हैं, आवर्तबीजी पौधे होते हैं, ये भी आप याद रखना। एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब है कि इनमें जो बीज मिलेंगे उनके ऊपर एक कवर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कवर मिलेगा बीज के अंदर, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? दोस्तों सबसे पहले रुधिर वर्ग का पता लगाया था रुधिर वर्ग मतलब ABO, रुधिर वर्ग का पता इसमें लगाया था हर्बने परिसंचरण तंत्र। अच्छा, कार्ल लैंड स्टीनर,
रुधिर वर्ग का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर। वर्ष 1900 में इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी, ये भी आप याद रखना। और मानव के रुधिर वर्ग को ABO समूह में बांटा है, ABO समूह में बांटा, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग, वो है आपका AB+। और सर्वदाता कौन सा होता है दोस्तों, सर्वदाता है O नेगेटिव। AB+ सर्वग्राही है, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि है, वो किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे बनाई थी, ये कवक से बनाई गई थी, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की है, परिसंचरण तंत्र की खोज की है विलियम हार्वे ने, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS क्या होता है। दोस्तों DBMS कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने का एक सिस्टम है, और इसका मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन C, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कंप्यूटर की बात करूं तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है, और ये अमेरिका का कंप्यूटर है। HP कंपनी ने बनाया था, ह्यूलेट पैकर्ड इसको बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर दो चीज़ आपको याद रखनी है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, और भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर वो था सिद्धार्थ, ये भी आप याद रखना। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय खिलाड़ी ने, अच्छा इसमें टोक्यो पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल में बैडमिंटन प्रतियोगिता में, बैडमिंटन में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता वो जीता था प्रमोद भगत ने। ऑप्शन A, प्रमोद भगत ने जीता था, ये आप याद रखना। दोस्तों टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है, टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कभी क्वेश्चन आए कि टोक्यो कौन से द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों जून 2021 में जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है, ये मॉरिशस के PM प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों श्रीलंका, इसकी राजभाषा सिंगली, ये आप याद रखना, पूछ सकता है। सिंगली राजभाषा श्रीलंका की है। मालदीव की राजभाषा क्या है, दिवेही, मालदीव की राजभाषा दिवेही है, ये भी आप याद रखना, दिवेही। और नेपाल की तो आपको पता ही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन ये बना था 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को बना था, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन B, जेनेवा। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष कौन है, नगोजी ओंकोजी इवेला। मैं लिख देता हूँ, नगोजी ओंकोजी इवेला। और ये विश्व व्यापार संगठन के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष है इसकी, नगोजी ओंकोजी इवेला। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना था, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों विश्व बैंक का पूरा नाम है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये भी आप याद रखना। पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ये भी आप याद रखने। और इसके बाद में लिखा गया है दुबई, दुबई में ICC का मुख्यालय है। बोन में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक जो लिखी गई है, वो लिखी गई है आपका साई मोंटगोमरी ने, साई मोंटगोमरी के द्वारा ये लिखी गई है। ये जर्मन मतलब लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी गई। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, एक किताब लिखी गई थी आपकी, और उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम क्या था, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये किताब किसकी आत्मकथा है, और ये टाइगर हिल कहाँ पर स्थित है, ये मुझे बताना कमेंट में। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लाया गया, 1973 में लाया गया था। और टाइगर डे कब होता है दोस्तों, हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, 29 जुलाई टाइगर डे होता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 25 क्वेश्चन। आई होप थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ, विज्ञान का मॉक टेस्ट लेके आऊँगा दोपहर से। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।